नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है। अगर 5 बजे तक की बात की जाए, मतदान फीसदी 67% को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर में न्यूज नेशन पर देखिए महापोल के नतीजे। मतलब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर नजर आने वाली है अगले 5 साल के लिए बिहार में। और ये जो बड़ा हुआ मतदान है, मैं कहूंगा ये जो ऐतिहासिक मतदान है बिहार के विधानसभा में, क्या ये एक डिसाइसिव मैंडेट के लिए दिया गया है? क्या ये बदलाव के लिए दिया गया है? या पहली बार बिहार के लोगों के पास जनसुराज के रूप में जो विकल्प सामने आया उसके पक्ष में ये मतदान हुआ है? हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर हैं, साथ ही साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे 2 सहयोगी जिन्होंने बिहार की रमेश अलग अलग विधानसभाओं को, अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया है, विकास चंद्रा और मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका आकलन क्या कुछ कहता है। बट अनुराग, दिलचस्प यही है, और हम सब लोग इतने समय से चुनाव कवर कर रहे हैं, बिहार में जिस पैमाने पे साहब लोगों ने मतदान के लिए घर से बाहर निकले हैं, उसने हर राजनीतिक दल के सामने एक प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया है और सब सोच रहे हैं हमारे पक्ष में हुआ है। 5 बजे तक 67.14% मतदान। जी हाँ, ये 5 बजे का आंकड़ा है, जिसमें जाहिर सी बात है कुछ ही देर के बाद जो रिवीजन है वो होगा। यानी ये आंकड़ा सिर्फ 67.14% पर सीमित नहीं रहेगा। ये आंकड़ा कुछ देर में जब अपडेट किया जाएगा तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है। ऑलरेडी 9 से 10%, 8 से 9 या 9 से 10% के आसपास पिछले बार के मुकाबले से ज्यादा है। बिल्कुल, यानी 6 बजे जब फाइनल आएगा हमारे सामने तो और दिलचस्प होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव के लिए 3 एग्जिट पोल के नतीजे अब तक सामने आ चुके हैं और तीनों एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए सरकार का अनुमान जताया गया है। टीवी रिसर्च पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है, मैट्रिक्स ने भी जारी किया है एग्जिट पोल, और तीनों ही एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एनडीए सरकार को के पक्ष में ये एग्जिट पोल जाते दिखाई दे रहे हैं। तो डीवी रिसर्च के अगर एग्जिट पोल की बात करें और एक एक करके जो अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसी हैं उनकी बात करें, तो आपको बताएं कि तीनों का जो अनुमान है वो एनडीए सरकार के पक्ष में नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 एग्जिट पोल और तीनों में एनडीए को बढ़त। सबसे पहले बात रमेश डीवी रिसर्च की, और सबसे पहले आपको डीवी रिसर्च के आंकड़े दिखाते हैं। डीवी रिसर्च के आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े कहते हैं एनडीए को 137 से 152, इंडिया गठबंधन को 83 से 98, जनसुराज को 2 से 4 और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती दिखाई दे रही है। ये न्यूज नेशन का महापोल है और डीवी रिसर्च के मुताबिक एक आंकड़ा सामने आया है। तो ये डीवी पोल का एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को बढ़त। मनोज सर, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने रिपोर्टर से बात करते थे जिन्होंने कि बिहार में कवरेज करी, तो ये बात तो बिल्कुल साफ थी पहले दिन से कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं थी। एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो कि पुराने लोग जो ट्रेडिशनली कहते थे, वो इस इलेक्शन में बिल्कुल ही मिसिंग थी। दूसरा ये था कि एक महिलाओं का जो वोटर है वो भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। जिस तरह से पहले जो एक कास्ट बेस्ड इलेक्शन होता था, कास्ट बेस्ड इलेक्शन अभी भी है, लेकिन उसमें एक फैक्टर जेंडर बेस्ड भी शामिल हो गया है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप देखें, हमारे पास सेकंड फेज़ का डेटा अभी नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेज़ का जो डेटा है उसमें महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। पहले जो 122 सीटों में जहाँ चुनाव हुआ था, जो इन 18 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उनमें से एक पटना को छोड़ के बाकी सब जगह महिलाओं का जो मतदान था वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा था और काफ़ी सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% से भी ज़्यादा था। और महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से, आज से ही नहीं, पिछले 20 साल से जैसे उनको वेलफेयर स्कीम्स दी हैं, फ्रीबीज दी है, और इलेक्शन से जस्ट पहले 10,000 रुपीज़ महिला, काफ़ी सारी 1.7 करोड़ महिलाओं के खाते में गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल, आपने कहा महिला फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आया। पीपल्स पल्स क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीए के पक्ष में 133 से 159 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी जो 160 का आंकड़ा एनडीए कह रहा है वो उसके पक्ष में दिखा रहा है। 75 से 101 इंडिया गठबंधन और जनसुराज के खाते में
0 से 5। बिल्कुल, और अन्य के खाते में अधिकतम 8, लेकिन निर्दलियों का भी खाता खुलता नजर आ रहा है या बाकी राजनीतिक दलों का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में। जन स्वराज हो सकता है 0 पर ही रह जाए, खाता ही ना खुले। अगर इस एग्जिट पोल को सही माने तो अधिकतम 5 सीटें मिल रही हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका 75 से 100। और इसमें भी एनजीपी में अनुराग एक चीज दिलचस्प देखनी होगी कि स्ट्राइक रेट क्या रहता है। पिछली बार सीपीएम का स्ट्राइक रेट सही था, आरजेडी का कमोबेश ठीक था, कांग्रेस उतना स्ट्राइक नहीं दे पाई। क्या इस बार भी यही होता है? लेकिन वो जो महिला फैक्टर की बात मनोज जी ने भी कहा, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और एनके सिंह साहब, और ये अमूमन देखिए, मैं थोड़ा सा और सपोर्ट करता हूं। 2010 में जो मनोज जी ने कहा प्लस 3.4% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया, 2015 में 7.2%, 2020 में 5.2%, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो कुंजी है बिहार के जीत की, हालांकि एग्जिट पोल है, हमें नतीजों का इंतजार भी करना पड़ेगा, महिला फैक्टर जो है वो की फैक्टर बना है बिहार के चुनाव में। देखिए, अगर महिला की वजह से 10% का इजाफा हुआ है तो ये क्रांति है। 3-4% बढ़ता है। मुझे याद है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे घर की महिलाएं पूरे शिद्दत से वोट डाल करती थी। और उस ज़माने में तो ये होता था कि कई बार वोट डालने जाते थे लोग, क्योंकि सब छिपा हुआ था। लेकिन महिलाएं बिहार में आमतौर पे ज़्यादा वोट, क्योंकि ग्रामीण है, बगल में ही वोट देना है, एक उनके लिए मेला भी होता था, तो वो जाती थी। लेकिन अगर पुरुषों के जो परसेप्शन है उससे अलग हट के वो वोट दे रही हैं, तो ये सोशियोलॉजी के लिए बड़ा सब्जेक्ट है कि एक पितृसत्ताक परिवार में, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, और जिसमें पुरुष का बहुत वर्चस्व होता है, उसके से अलग जाके वो किसी नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करे। ये अपने बात में सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये है, कारण है इनके सिंह साहब ना उसके पीछे, अगर नीतीश कुमार जब से आए हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, रिजर्वेशन पुलिस फोर्सेस में, गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन, अभी मनोज जी ने भी कहा 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों को अगर आप 10,000 रुपए दे देते हैं उनके अकाउंट में, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का बजट आप उन तक पहुंचा देते हैं। और शराबबंदी के फैसले को भी जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल नहीं, उसमें एक चीज है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये सब किया तो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एक बढ़ा, क्योंकि महिलाओं को उनका मकान मिलने लगा, महिलाओं के कैश आने लगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दिया। वही सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो बैकवर्ड्स को लालू यादव ने कोशिश की थी, खास करके यादवों को। तो अगर ये हो गया है तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि यही वो बदलेगा इलेक्शन का सीन, जिससे कि एनडीए को ये बढ़त मिल रही है। सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। नहीं, मेरा तो बस ये था कि जो MY कॉम्बिनेशन है, उसमें जो हार्डकोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव का, उनकी महिलाएं मेरे ख्याल से ये बेनिफिट मिलने के बाद भी जो उनकी अपनी पार्टी है वो तो उन्हीं को वो लोग वोट करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो लाभ मिलता है, हाँ, ये जो लाभ मिलता है, ये जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और एक और अनुराग यहाँ देखना होगा कि क्या तेजस्वी MY से बाहर निकल पाए या नहीं। हम शुरू से ही कह रहे हैं, जब तक वो MY से कुछ और गोलबंदी अपने आसपास नहीं करेंगे, तब तक साहब ये जो जादुई आंकड़ा 122 का, उसे छूना इतना आसान नहीं होगा। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों के बीच या अज़दुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी के बीच क्या उस MY को भी साध पाए या नहीं साध पाए, ये भी अपने आप में। मोहित, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत बिहार आप घूमे हैं, ये जो महापोल हम दिखा रहे हैं, कमोबेश यही सूरत दिख रही थी ग्राउंड में? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो अभी ये सूरत हाल दिखाई दे रहा है वही सूरत हाल मुझे लगता है कि दिखाई देगा। जिस तरीके से हम, चाहे सीमांचल की बात हो या चंपारण की बात हो या वैशाली जिले की बात हो, हमने तमाम इलाकों में हम गए, तमाम विधानसभाओं के भीतर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, और उसमें हमको यही देखने को मिला। देखिए जिस तरीके से महिला मतदाताओं ने पहले फेज़ में 7.5% जो है पुरुषों से ज़्यादा किया। और आपको बता दूँ कि हमने शराबबंदी का मुद्दा वहाँ पर महिलाओं के भीतर देखा, हमने वहाँ पर 10,000 रुपये जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में डाला, वो मुद्दा दिखा। और कहा जाता है ना कि मुसलमान और यादव जो है परंपरागत वो महागठबंधन को अपने मताधिकार, अपना मत देता है, लेकिन वहाँ पे पुरुष जो थे वो भले महागठबंधन की बात कर रहे हो, लेकिन महिला के खाते में 10,000 रुपया गया था, तो ये कह रही थी कि भाई हमारे लिए तो नीतीश अच्छे हैं।
जब हम उनसे शराबबंदी के मुद्दे पे बात करते थे किसी मुस्लिम महिला से या किसी यादव महिला मतदाता से, तो ये कहते थे कि जी हाँ नीतीश हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने शराबबंदी की है। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो अभी आंकड़ा दिख रहा है उसमें एनडीए बहुत आगे है, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड पे भी यही दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन हमारे एक और सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त बिहार से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आप भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं और आपने बिहार के बड़े इलाके को इस चुनाव में कवर किया है। ये जो टैली है अगर यही सही साबित हो रही है तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, और ब्रांड मोदी क्या कोई बड़ा फैक्टर इसमें आपको नजर आता है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रांड मोदी तो फैक्टर है, क्योंकि गांव देहात में घूमने के बाद महिलाओं से और सुदूर ग्रामीण एरिया में जिससे उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, उससे अगर बात करो तो वो मोदी के अलावा किसी का नाम ही नहीं लेती है, महिला या पुरुष। अगर नीतीश कुमार का नाम लो तो कहे हाँ 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 उन्हीं के साथ, लेकिन हम तो मोदी को करेंगे। तो ब्रांड मोदी तो है, ब्रांड मोदी में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अगर इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दो तीन बात समझने वाली है कि आप देखें कि ये बिल्कुल चुनावी सच्चाई है, जातीय समीकरण और जाति के आधार पर वोटिंग। आप 2020 से अगर तुलना करके देखें तो ऐसी कौन सी जाति है जो नीतीश कैंप से टूट के यानी एनडीए से टूट के जाकर वो महागठबंधन में जुड़ गई? ऐसी कोई जाति नहीं है। उल्टा चिराग पासवान 2020 में एनडीए से बाहर होकर के सभी जेडीयू की सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका नुकसान जेडीयू को हुआ था। तो ऐसे किसी जातीय समूह या किसी जाति विशेष के एनडीए छोड़ देने और जाके महागठबंधन में मिल जाने वाली बात इस बार नहीं हुई। दोनों तरफ से जातीय समीकरण भरपूर ढंग से बिठाने की कोशिश की गई और वो दिखा भी। अब मुद्दे और एजेंडे की अगर बात कर लें तो जो महिला मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, जिस एमवाई समीकरण पर आरजेडी को इतना भरोसा है, उस यादव समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाओं में डर दिखा कि अगर कहीं सरकार बदल जाए तो जो सुविधा आज नीतीश सरकार में मिलती है वो बंद न हो जाए। जब ये सवाल उनसे पूछा जाता था कि तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो दोगुना कर देंगे, तो कहा उसका कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं देंगे ना देंगे, फिलहाल नीतीश कुमार मुझे लगता है यही वो फैक्टर है जिसको लेकर अब तस्वीर सामने आ रही है। चाणक्य क्या कह रहा है, यानी चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, इस पे जरा नजर डाल लेते हैं। साहब कमोबेश सब लोग एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप देखें 130 से 138 बीजेपी के पक्ष में, 100 से 108 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और अन्य जिसमें जनसुराज भी है 3 से 8। ये चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है। और मनोज जी, एक और बात यहां पर आती है ना, जो हम कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने सिर्फ सोशल चाणक्य स्ट्रैटेजीज, केवल उन्होंने सोशल स्पॉन्सर स्कीम ही नहीं चलाई, उन्होंने जाति गोलबंदी पे भी बहुत ध्यान रखा, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो महादलित हो। और जो चंग तोड़ने की कोशिश इस बार तेजस्वी कर रहे थे, उन्होंने साहब कुशवाहा को ज्यादा टिकट दिए, वो यादव के टिकट कम किए, मल्ला को साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिनकी अच्छी खासी तादाद है, वहां पर घोषणा कर दी। लेकिन बावजूद इसके इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देख के लग नहीं रहा कि वो वहां सेंध लगा पाए हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे विकास ने भी अभी कहा कि ऐसा कोई भी बड़ा जातीय समूह नहीं है जो यहाँ से टूट कर वहाँ गया हो। अगर हम मुकेश साहनी की बात करें तो मल्लाहों का वहाँ 2.5 वो है परसेंटेज वोट है जी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सारे मल्लाह मुकेश साहनी के साथ है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय चिराग पासवान की अपनी पार्टी में और अपने वोट बैंक में पकड़ बहुत ज़्यादा है और और जो पासी वोट है वो वहाँ 5.5% के करीब है। लेकिन ये तो सारी चीज़ है ही है। लेकिन एक और हमें मतलब अगर हम देश के हिसाब से बात करें तो एक चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि बिहार क्या है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश की 1/3 है। और बिहार की अगर हम आर्थिक उसमें तुलना करें तो अफ्रीका के जो सबसे गरीब देश हैं, सोमालिया वगैरह, तो वहाँ से हमें इसकी तुलना करनी होगी, क्योंकि इसकी जो जीडीपी पर कैपिटा और वहाँ जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वहाँ अफ्रीका के गरीब देशों की और बिहार की इक्वल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेवलपमेंट, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री वहाँ कोई नहीं है। ये सारे के सारे से ये इनमें से मुद्दा कोई भी नहीं है। वहाँ का कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है। सेंटर जो पैसा देता है मेन उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है। तो ये मेरे और ऐसे में सरकारें वेलफेयर पे खर्च करें पैसा, वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री ना हो और वेलफेयर के नाम पे लोग वोट दें, भले ही महिला, ये मेरे ख्याल से ट्रेंड हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। एनके सिंह साहब, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि नीतीश कुमार साहब ने जहां से बिहार को उठाया था 2005 में, सबसे ज़्यादा गरीबी, पर कैपिटा में सबसे ज़्यादा नीचे, आज भी अगर ओन रिसोर्सेज से रेवेन्यू की बात करें वहाँ बहुत पीछे,
लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहब, लेकिन जो कहते हैं ना कि बेहतर आपको चाहत कौन दिखा रहा था, वो तेजस्वी दिखा रहे थे साहब। हर घर को सरकारी नौकरी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 30,000 रुपये वो कह रहे थे मैं 14 तारीख को डाल दूंगा आपके, 14 जनवरी को। वो कह रहे थे मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दूंगा। वो कहने लगे कि साहब मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा। इतना बढ़िया पैकेज, इतना अट्रैक्टिव पैकेज उन्होंने, पर वो असर नहीं दिख रहा। तो इतना अट्रैक्टिव पैकेज अगर उन्होंने बिहार की जनता के सामने ना रखा हो, वो एक्सेप्ट नहीं होता दिखाई दे रहा है। ये क्या है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल उसमें एरिना में, पॉलिटिकल उसमें युद्ध में आपका ट्रस्ट लेवल कितना है, कि जनता आपकी बातों से कितनी मुतासिर हो रही है। तेजस्वी की ऐसी कोई बात नहीं थी जो जनता को वाकई बहुत प्रभावित करे। अरे कल से तो ये बदलने जा रहा है, उसके बरक्स नीतीश सामने दे रहे हैं। इसका एक छोटा सा किस्सा बता दें। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि एक हमारे गांव में मल्लाह शराब पी के अक्सर अपनी बीबी को मारता था, पीटता था। तो लोगों ने उसको डांटा वाटा। जब डांटा, उसको एक दिन की जेल भी हो गई। जब उसके बीबी से पूछा गया तो बहुत नाराज थी लोगों के आने पे और उसको जेल भेजने पे। उसने कहा मारेला तो मारेला, मछलियों भात तो उहे नु खियावेला, कि मारता है तो मारता है लेकिन मछली भात भी तो वही खिलाता है। तो जब आपका सेटिस्फैक्शन मछली भात पे आ जाए और मारना उसमें बहुत ज्यादा मैटर ना करे, तो ये बदल जाता है। इसीलिए जो डायनेमिक्स आप देख रहे हैं, 10,000 रुपए जब उसके खाते में अनचाहे आ गए, अचानक अयाचित थे, तो उसके बाद चीजें बदल जाती है। फिर एक आज हमने बड़ा अच्छा है, किसी रिपोर्टर ने आज हमसे कहा, आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बाद में 2 लाख भी दिलवाइएगा, उनको बहुत जरूरी है। सिर्फ कह के नहीं चलेगा, 2 लाख भी देने पड़ेंगे। जी देखिए, एनके सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां अब लोगों के एस्पिरेशन ही नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट में जाइए तो वो देखते हैं डेवलपमेंट, नौकरी, उनके एस्पिरेशन। यूपी की हम बात करें तो यूपी में भी लोगों के एस्पिरेशंस है कि आगे क्या होगा, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बिहार में मतलब कि वो सब चीजें। लेकिन विकास चंद्रा, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, चिराग पासवान इस टैली के बाद क्या एनडीए के लिए एसेट साबित हो रहे हैं या अभी भी वो लायबिलिटी आपको नजर आ रहे हैं? आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। और प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या है? उन्होंने किसको डेंट पहुंचाया है यहाँ पे? पहुंचाया भी है किसी को या नहीं? विकास, देखिए, अगर पहले चिराग पासवान की बात कर लीजिए, आप उनके सीटों को देखें कि कौन सी वो सीट दी गई। आप देखिए जितनी सीटें मिली उसमें से 3 सीट को अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सभी सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को हार मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, कम शब्दों में कहें, कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा और डबल डिजिट पे पहुंच जाएंगे और किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, जबकि वो ये इच्छा रखते हैं। और एक साथ साथ मैं भी कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जिसको लेकर के सीट बंटवारे में, टिकट बंटवारे में बड़ी परेशानी आई थी, वो इस चुनाव में लाइबिलिटी के तौर पर मुझे नजर आए, क्योंकि उनकी वजह से सभी जगहों पे कुशवाहा वोट ट्रांसफर होता हुआ कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया। अब प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की स्थिति ऐसी रही कि चाहे वो सारण हो या चंपारण हो या तिरहुत कमिश्नरी हो, पूरा शाहाबाद का इलाका हो, जहां जहां मैं गया हूं, कि प्रशांत किशोर के लोग चुनावी मैदान में तो हैं। जिस जाति बिरादरी का प्रत्याशी है उस जाति बिरादरी के लोग उसकी बात जरूर कर रहे हैं, बाकी लोग उसको विकल्प के तौर पे मान ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। कि लोग सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की बात कर रहे हैं, जो कि जातीय समीकरण उसके साथ है। सभी चुनावी मुद्दों पर लोग बात करके अंत में जात पे चले आ रहे हैं। जो ये चुनाव हुआ ना, बावजूद उसके, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सब लोगों को माननी चाहिए। एक व्यक्ति ने 3 साल बिहार के हर गली कूचे में घूम घूम के लोगों को जगाने का प्रयास किया, अपने जीवन की कमाई वहां लगाई, अपने महत्वपूर्ण 3 साल वहां पर लगाए। अब वो बिहार की जनता जनार्दन का विवेक है, उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा। लेकिन प्रशांत किशोर तारीफ के हकदार तो हैं साहब। नहीं, वो मनोज जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना उनका पहले हल्ला था, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गया तो वो सीन से फेड आउट होते गए। और अब तो मुझे ये लग रहा है रमेश दैनिक भास्कर का और जो पोल का आंकड़ा है वो भी जरा दिखाएं तो यहाँ पर भी लगभग वैसी स्थिति नजर आ रही है। और दैनिक भास्कर की इस टैली को आप देखें अगर रमेश, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सीटें अपेक्षाकृत और घट गई हैं, 100 से भी कम हो गई हैं दैनिक भास्कर के इस एग्जिट। और अगर यही रुक रहा ना अनुराग, तो ये 160 को क्रॉस भी कर सकता है, बिकॉज जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड हुआ है। और तो इसका मतलब क्लियर है, जो जनता ने वोट दिया है एनके सिंह साहब, वो डिसाइसिव मैंडेट के लिए दिया है। हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, बिहार में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पे वोट पड़ा है। देखिए, एक चीज हुई है, मैं इसमें राहुल गांधी को दोष दूंगा
कि जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन का वो लेके चले थे, जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी वगैरह वगैरह, उसने लोकसभा में असर किया। जब आप पैदल यात्रा कर रहे थे तो उसने जरूर असर किया और बीजेपी को 240 में समेट दिया। लेकिन यही चीज राहुल गांधी उस शिद्दत से बिहार में नहीं कर पाए जहां की कास्ट डिवाइड बहुत ज्यादा है। और टैली आई है जेवीसी के मुताबिक इंडिया गठबंधन को अधिकतम 103, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को अधिकतम 150 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में यहां भी 3 से 6 सीटें नजर आ रही हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हैं। मोहित, मुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले जो सवाल यहाँ पर एनके सर ने खड़ा किया, क्या कांग्रेस पार्टी ये माने हुई थी कि अब बीते कुछ 15-20 दिनों में वो अपनी इस जंग को हार चुकी है? क्या आंतरिक कलह इसके पीछे की बड़ी वजह थी? मोहित। नहीं, देखिए अनुराग, सवाल आपका बिल्कुल लाजमी है और जिस तरीके से एनके सिंह सर बता रहे थे, मैंने राहुल गांधी की बिहार के भीतर 1400 किलोमीटर की यात्रा कवर की थी, सासाराम से लेकर पटना तक, और जो मोमेंटम राहुल गांधी ने उस वक्त बनाया था वो मोमेंटम जो है लंबे वक्त तक नहीं रह पाया। अगर वो मोमेंटम रहता तो निश्चित तौर पे आज जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तेजस्वी का तेज फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार नए बाजीगर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये नहीं होता। निश्चित तौर पे जो टिकटों का बंटवारा हुआ और जो सीट शेयरिंग को लेके जो अंतरकलह दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़मीन पर भी हुआ। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार को लेकर ग्राउंड पे ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, महिलाओं का अलग लेवल का क्रेज दिखाई दे रहा था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ सड़कों का जाल हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर नीतीश कुमार की लोग तारीफ करते हुए नजर आए। और ये भी जो भी आंकड़ा दिखाई बिल्कुल मोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। एक पीपल इनसाइड का एक और आंकड़ा हमारे सामने पोल आया है, जरा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। 133 से 148 एनडीए के पक्ष में, महागठबंधन को 87 से 102, जनसुराज को 2 और अन्य के खाते में 3 से 6। अब अगर मोहित की बात को अगर मनोज जी हम आगे बढ़ाएं, अब आप 8, 10, 12 दिन अगर आप चुनाव से पहले एक यात्रा निकाल दें और आप ये सोचें कि पूरे राज्य में आपके नाम का मोमेंटम बन जाएगा, ये भारतीय राजनीति में आज के इस कठिन दौर में मुमकिन नहीं है। नहीं, इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ इशू क्या था कि जो उन्होंने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, SIR का जो मुद्दा उठाया, वो जाते जाते वो फेल हो गया। इससे पहले तेजस्वी बेरोजगारी की बात कर रहे थे और यूथ उसके प्रति और यूथ को लगता था कि हाँ, ये तो मेरा इशू है, और तेजस्वी के प्रति यूथ में जो अट्रैक्शन था वो ये था। और एक हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए बेरोजगारी का इशू अगर बनता तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन एक SIR का जो इशू था, वोट चोरी का जो इशू था, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं थे, फैक्ट नहीं थे। शुरू में हल्ला तो मचा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो एक्सपोज होता गया, तो आप देखिए ना कि अभी इलेक्शन हुए, फेस 1, कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, किसी ने नहीं बोला कि साहब मैं वोट देने गया, मेरे को वोट देने नहीं वो है दिया गया, ऐसा नहीं था। और फेस 2 में भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने आई हो, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के कारण जो मेन मुद्दे थे जो बन सकते थे, उससे ध्यान हटा ही है लोगों का। देखिए एनके सिंह साहब, देखिए ना, 20 साल का कार्यकाल कोई बहुत छोटा कार्यकाल नहीं हो सकता साहब। कोई मेजर इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कोई एग्रो बेस इंडस्ट्री नहीं लगी जिसको हम कह सके, वहाँ पर कोई ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया जिसको हम कह सकें। लेकिन बावजूद इसके जो मनोज जी ने कहा साहब, एक एस्पिरेशन क्लास जो होती है ना, जिसको नया कुछ चाहिए, वो वहाँ नहीं दिखाई देता। और यही कारण ये हमें वोट पे भी देखने को मिल रहा है कि लोग जो कुछ मिल रहा है उससे संतोषम परम सुखम के भाव से बिल्कुल आनंद में जी रहे हैं। जी हाँ, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे अब वो एस्पिरेशंस मर चुके हैं। और एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, रही न ताकते गुफ्तार, मतलब बातचीत की अब ताकत भी नहीं है, रही न ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरजू क्या है। तो अब उनकी आरजू भी नहीं रही है। ये हालत हो गई है कि LFPR कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। आप ताज्जुब करेंगे कि बिहार में आज से 8 साल पहले सिर्फ 5% युवा घर में बैठता था काम करने के लिए, मतलब घर के कामों में लगता था। आज वो 21% है, मतलब वो बाहर से लौट के आके घर बैठ गया, बाहर जॉब्स नहीं मिली। लेकिन ये भी मुद्दा नहीं राहुल गांधी बना पाए। और राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे थे, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैडर स्ट्रक्चर चाहिए था, कम से कम तेजस्वी वो दे लेते। लेकिन तेजस्वी का भी जो कैडर है वो इस तरह की चीजों में नहीं है।
वो प्रदर्शन कर सकता है, तेजस्वी का नारा लगा सकता है, लेकिन जो कमिटेड कैडर होता है, जो मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करता है, वो न तो राजनीति में कहते हैं ना एक दाव होता है गफलत पैदा करना, वो भी नहीं कर पाए। कम से कम नीतीश कुमार को लेकर आप गफलत भी पैदा कर देते। इस आपको कोशिश तो करी उन्होंने कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने जा रहे। उठाए, एक तो वो वेग थे और उसको भी कैरी नहीं कर पाए, और दूसरा ये है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, क्या आप उसको कन्विंसिंगली बता पाए? तो आप फेल हो गए। आपका कैडर स्ट्रक्चर है ही नहीं है, कांग्रेस का तो खैर है नहीं, लेकिन तेजस्वी का फिर भी है, लेकिन वो कमिटेड नहीं है और राइट कॉज के लिए कमिटेड। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स पहले हमें बताते थे, जो फील्ड में थे, वो दोनों बिल्कुल ही उसमें समानता है। तो मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं होना, और आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज़ है नहीं। अब अगर आप कितने भी इलेक्शन पहले देखें तो 50% सरकारें जीतकर वापस आती हैं। तो वो सब देखते हुए मेरे को लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है, हो सकता है कि अब जो रिज़ल्ट आएंगे 2-3 दिन के मतलब परसों जो आएंगे, हो सकता है कि ये रिजल्ट उसी लाइन पे जाएं। बिल्कुल, और मुझे लगता है बिहार की जनता सबसे संतोषी जनता है। एक निर्णय तो हमें ये मान लेना चाहिए, देश में सबसे संतोषम परम सुखम के आत्मभाव में जीने वाली जनता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पे आने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।